Good morning, students. Now, today we are going to understand what is capital structure in this video financial management, which is our third part. Now, capital structure. So, basically, let us understand the meaning of it. So, capital structure means the proportion of the debt and equity for financing the operation of the business. So, capital structure है क्या यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है कि आप अपनी कंपनी में कितना पैसा डेप्ट का यानी कि कर्जे का जो पैसा हम बाहर से बोरो करते हैं जो हम उधार पे लेते हैं उसको बोलते हैं डेप्ट कैपिटल। तो डेप्ट कैपिटल कैसे लेते हैं जैसे कि बैंक से लोन ले लिया, मे बी हमने डिबेंचर इशू कर दिए, तो इससे जो पैसा आएगा बेसिकली हम उस पैसे को बोरोड मनी बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट बोरोड मनी और डेप्ट कैपिटल। ओके, देन दिस सेकंड पार्ट हियर इज इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? जब हम शेयर के थ्रू पैसा अरेंज करते हैं कंपनी में तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब वो पैसा जो कि शेयर होल्डर्स का पैसा रहता है जो हम शेयर इशू करते करके उनसे अरेंज करते हैं। नाउ बोथ आर हैविंग सम बेनिफिट्स ऑफ ईच। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। See, in other words, capital structure represent the proportion of debt capital and equity capital in the capital structure. What kind of capital structure is best for the firm and where it is very difficult to define. The capital structure should be such which increases the value of equity share or maximize the wealth of equity shareholder. So we can say that the combination should be such that it maximize the wealth of the shareholders. मतलब कि हमको ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए डेब्ट और इक्विटी का कंपनी में जिससे कि हम जो शेयर होल्डर है उसका जो वेल्थ है मतलब उसने जो पैसा हमारी कंपनी में लगा रखा है उसकी वैल्यू बढ़े। मतलब शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेंगी तो प्रॉफिट होगा उसको। मतलब आज जैसे कि किसी ने शेयर खरीदा 100 रुपीज में, तो हम इस तरह से डेप्ट कैपिटल को रखेंगे, इक्विटी कैपिटल का कॉम्बिनेशन रखेंगे जिससे कि उसका जो मार्केट प्राइस है मार्केट में वो इंक्रीज हो, बढ़ जाए। तो जब वो बढ़ेगा तो उसको फायदा होगा, मार्केट प्राइस जब बढ़ेगा तो उसकी वेल्थ में इंक्रीज होगा। तो उस तरह से हमको कॉम्बिनेशन रखना है। नाउ डेब्ट एंड इक्विटी डिफर इन द कॉस्ट एंड रिस्क। At debt moves as a less cost, but it is very risky security. Whatever equity, whereas equity are expensive security, but these are safe security from the company's point of view. तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल रहे हैं दैट डेप्ट इज अ काइंड ऑफ रिस्की सिक्योरिटी। अभी रिस्क क्यों है डेप्ट में? ऐसा प्रॉब्लम क्या है कि उसको आप बोल रहे हो कि कॉस्ट और रिस्क में दोनों फर्क पड़ जाता है। मतलब कॉस्ट, बिकॉज जब भी आप इशू करने जाओगे, बिकॉज हम इशू क्यों कर रहे हैं डेब्ट मैंने कि डिबेंचर इशू क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमको पैसा चाहिए। इक्विटी इशू क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पैसा चाहिए कंपनी में। तो यहाँ पर रिस्क की बात करें तो रिस्क डेब्ट पे क्या है? बेसिकली डेब्ट इज अ काइंड ऑफ थिंग मींस व्हेन यू इशू डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ही होता है जो कि हम डिबेंचर होल्डर्स को, मतलब जो भी डेब हमारा जो भी डिबेंचर खरीदेगा वो डिबेंचर होल्डर होगा। तो उस डिबेंचर होल्डर पे मतलब उसका जो भी डिबेंचर उस पे हम कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। नाउ दैट इज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि कंपनी प्रॉफिट करेगी या लॉस करेगी उसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। तो दैट इज वाई दे आर कॉलिंग इट अ वेरी रिस्की सिक्योरिटी। मतलब अगर कंपनी में ऐसा हो जाए कि 100 रुपीज में से, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, लाइक 100 करोड़ रुपीज है, तो 100 करोड़ रुपीज में से सपोज 80 करोड़ रुपीज हम डेप्ट से लाए, इसको हम डेप्ट से लाए जिसपे हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाएंगे। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है इसका 8 करोड़ के हिसाब से। तो मुझे इतना एक फिक्स लाइबिलिटी बन जाता है जिसको मैं चुकाता रहूंगा। दैट्स व्हाई इट इज रिस्की। अगर लॉस हो गया कंपनी को तो भी मुझे पे करके देना पड़ेगा। दैट इज अ काइंड ऑफ वेरी बिग बर्डन ऑन द हेड ऑफ द कंपनी। जबकि इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी क्या होती है? एक्सपेंसिव सिक्योरिटी। इक्विटी में क्यों एक्सपेंसिव? बिकॉज जब इक्विटी शेयर इशू करते हैं, मतलब इक्विटी शेयर हम पब्लिक में जारी करते हैं कि वो खरीदेंगे, तो उसमें ब्रोकर, अंडरराइटर, बैंक्स वगैरह सब अपना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और वो लोग अपना हमारी मदद करते हैं कंपनी की कि ये जो शेयर्स हैं हमारे वो लोगों में बिक जाएं, खरीद ले लोग उनको। और इसके लिए वो फ्री में नहीं करते, दे विल बी चार्जिंग यू सम मनी ऑफ कोर्स। तो ये जो भी कमीशंस वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह जो चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, ओके, तो ये जो भी अंडरराइटर वगैरह फीस चार्ज करेंगे, कमीशन, तो ये जो चीज़ है टोटल खर्चा ज़्यादा आता है इक्विटी में, डिबेंचर्स में थोड़ा कम आता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कॉस्टली जरूर है बट दीज आर सेफ सिक्योरिटी। तो सेफ क्यों है फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू? सेफ इसलिए है बेसिकली क्योंकि यहाँ पर जब लॉस होगा तो मे बी पॉसिबल हम डिविडेंड नहीं देंगे उस साल तो चल जाएगा। सो इट डज नॉट अट्रैक्ट एनी फिक्स्ड काइंड ऑफ लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी वो अट्रैक्ट नहीं करता है।
Now, debt is risky because payment of regular interest on the debt is a legal obligation of the business. In case they fail to pay the debt, security holders can claim over the assets of the company. And if the firm fails to meet the return of the principal amount, it can even go in liquidation of the stage of insolvency. अब यहाँ पर वो क्या बात करें कि अगर डेप्ट जो है, अगर हम नहीं पे कर पाए तो कंपनी जो भी एसेट हमने गिरवी रख रखे, तो ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कोई एसेट गिरवी रखा जाता है तो उसको बेच के हमारा जो भी मतलब उनका डिबेंचर होल्डर्स का पैसा है वो रिकवर करेंगे। बट इन द केस अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट भी हम लोग नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं चुका पाते, तो कुछ बार ऐसा भी होता है कि कंपनी जो होती है वो क्या हो जाती है, लिक्विडेशन हो जाता है, मतलब कंपनी को बेचकर फिर सारा पैसा रिकवर किया जाता है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी क्या होती है, व्हेन यू आर अनेबल टू पे बैक योर डेब्ट्स, तो आप उसको बोला जाता है इंसॉल्वेंट, मतलब पैसा कुछ नहीं हमारे पास और कर्जा कर्जा बहुत चढ़ गया। तो अगर डिबेंचर्स बहुत ज्यादा है, डेप्ट बहुत ज्यादा है कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हो सकता है इंसॉल्वेंसी हो जाए। तो दैट विल बी काइंड ऑफ कंडीशन कि हम नहीं कर सकते कुछ और कंपनी को बेचना पड़ेगा। Now, equity securities are safe security from the company's point of view, as company has no legal obligation to pay the dividend to the shareholders. अब यहाँ पे इक्विटी क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स्ड रेट ऐसा कुछ देना नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट भर रहे हैं। यहाँ पे अगर लॉस हुआ तो हम नहीं देंगे डिविडेंड, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। प्रॉफिट के केस में भी जरूरी नहीं है दैट यू विल हैव टू पे द डिविडेंड टू द ऑल द शेयर होल्डर्स। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कोई एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं बनता, हम उस पैसे को क्या करेंगे, वापस बिजनेस में लगाएंगे और हम क्या करेंगे, उससे ऑपरेट करेंगे बिजनेस को। तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, यू कैन डू लाइक दिस। तो इसलिए यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी सेफ सिक्योरिटी रहती है। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। द बेस्ट स्ट्रक्चर इज द वन विच रिजल्ट इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द शोल्डर विच ब्रिंग द इन राइज इन द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। तो एज आई टोल्ड यू कि इस तरह से कॉम्बिनेशन रखना चाहिए कि जो भी मतलब रिस्क है और प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से डिवाइड हो जाए आपस में, कि यहाँ पर जो प्राइस है वो जो मार्केट में चल रहा है, ट्रेड कर रहा है शेयर, उसका भाव बढ़ना चाहिए मार्केट में। व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल राइज, द शेयर होल्डर वेल्थ विल मैक्सिमाइज। और यही मेन पर्पस रहता है देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का। हम पैसे को क्यों मैनेज कर रहे हैं, आफ्टर ऑल शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए। नाउ द कंसेप्ट कम्स ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो लिवरेज वर्ड, ये लीवर से आया, लीवर जिससे कि हम कम ज्यादा करके स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। बट यहाँ पर लीवर एक ऐसा लीवर है, लाइक लीवर कुछ ऐसा होता है, अगर मैं इसको इस साइड वेंट करूं या मोड़ूंगा तो ये होता है इंक्रीज, इंक्रीज होता है। और अगर इसको मैं बैक साइड खींचूंगा, पीछे की तरफ खींचूंगा तो डिक्रीज होता है। मतलब ये क्या इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर हम, बेसिकली ये जो है ये दिखाता है कि हम डेप्ट कैपिटल पुश करेंगे कंपनी में, या फिर मैं डिक्रीज भी कर सकता हूँ डेप्ट कैपिटल को। तो जितना ज्यादा मैं लेवरेज पे काम करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ मैं ज्यादा लेवरेज पे कर रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग एट अ हाई लेवरेज, this means that I am using more debt capital and less equity capital. When I say decrease in the leverage, leverage कम है तो उसका मतलब क्या है, मैं कम डेप्ट कैपिटल यूज कर रहा हूँ, मैं इक्विटी का पैसा ज्यादा यूज कर रहा हूँ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ लीवर, मीन्स फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है। नाउ फाइनेंशियल लेवरेज इज अ प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्ट इन द ओवरऑल कैपिटल, यही बात मैंने की थी। ओके, तो डेप्ट की कितनी कैपेसिटी आपकी कंपनी में उसको बता रहे वर्ड फाइनेंशियल एवरेज। तो ये दिखा था डेप्ट बाय इक्विटी, डेप्ट कितना है और इक्विटी कितना है। सो विद द डेप्ट फंड, द फंड एंड द अर्निंग इंक्रीजेस बिकॉज द डेप्ट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट इट इज वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व मोर डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये चीपर सोर्स तो है डेप्ट, बट कैसा है, ये रिस्क भी बढ़ाएगा आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में। More debt will result in increase in earning only when the rate of earning of the company will rise। मतलब कि फायदा कब होगा, जब आप डेप्ट यूज कर रहे हो कंपनी में, मतलब कर्जे पे पैसा उठाओ। बट अगर आप उस पे प्रॉफिट कमा सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, जब आप उस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं तो आप डेप्ट कैपिटल यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने मार्केट से सोचा मैं 1 करोड़ रुपए लोन ले लेता हूँ, और मैं उस 1 करोड़ पे जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो रहेगा 10%, मतलब कि 10 लाख रुपीज पर ईयर। पर मुझे पता है कि मैं उस पे पैसे पे 30% या 40% तक अमाउंट या प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो जब मुझे फायदा होगा, मीन्स मैं 40 लाख कमाऊंगा, तो मैं आराम से 10 लाख पे कर सकता हूँ हर साल।
आराम से, तब भी मेरे को 30 लाख का फायदा होगा वहां पर। तो ये जो चीज है, जब मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ, सो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव डेप्ट इन द कंपनी। डेप्ट कैपिटल कंपनी में होना चाहिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में है तो। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेप्ट, यही बात मैंने की अभी। नाउ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज मोर देन द अर्निंग or return of investment of the company, then more that means loss for the company। अब क्या हो अगर उल्टा हो जाए, जैसे कि जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, मान लेते हैं कि वही 1 करोड़ का लोन है, बट यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था मैंने कितना बोला था, 10%, मतलब कि 10 लाख में चुका रहा हूँ, मतलब कि 10%। अब मान लेते हैं कि मेरी जो अर्निंग है वो सिर्फ 5% ही है, मतलब जो साल में मुझे इंटरेस्ट चुकाना हो 10 लाख है और मेरी अर्निंग जो हो रही है वो 5 लाख है, मतलब कि मुझे और 5 लाख कहीं से लाना पड़ेगा, मैं तो चुका ही नहीं पाऊंगा। तो ये क्या कर सकता है, ये मुझे लॉस दे सकता है। तो दिस कैन बी अ रॉन्ग थिंग फॉर माई कंपनी। नॉट टू प्रूव दैट ओनर्स ऑफ द कंपनी गेन और अर्निंग पर शेयर इज मोर when debt is involved in the capital structure, we take the following example in which the company is using all equity in one situation, then include some debt along with equity in the second, and then add more debt along with the equity in the third situation। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से कंपनी डेप्ट कैपिटल यूज करेगी, अलग अलग, कभी कम कभी ज्यादा। तो यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन इज टोटल कैपिटल कंपनी का कितना इन्वेस्टेड है, 50 लाख, ठीक है। इक्विटी यहाँ पर कितनी है, 50 लाख, मतलब कि पूरे के पूरे इक्विटी शेयर इशू कर दिए। डेप्ट यानी कर्जे का पैसा कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। टैक्स रेट 30% चल रहा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो है 7 लाख। अब ये अर्निंग जरूर होनी चाहिए, अगर ये अच्छी खासी है तो हम डेप्ट कैपिटल के लिए जा सकते हैं, ये चीज याद रखना थोड़ी सी। नाउ द सेकंड कंडीशन अगेन 50 lakhs, कोई चेंज नहीं हुआ। इक्विटी कैपिटल यहाँ पे कितना है, 40 lakhs है, मतलब वो थोड़ा सा जो 10 लाख बच गया वो क्या डेप्ट के थ्रू लेके आए, मतलब इंक्लूड किया थोड़ा सा डेप्ट भी कैपिटल स्ट्रक्चर में। देन टैक्स रेट कोई चेंज नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट 30%, सॉरी 10%। तो जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बनता है। तो 10% किस पे कैलकुलेट होगा, इस 10 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा, जो कि डेप्ट का पैसा है। तो कितना होता है 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए, तो इतना डेप्ट हमको देना पड़ेगा। तो ये एक फिक्स बर्डन बन गया। बाकी इस 40 लाख पे हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डेप्ट बर्डन बना है बट वो कम है, तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं दिखता कि पे कर सकते हैं उसको। नाउ ईबीआईटी, ईबीआईटी ये चेंज नहीं कर रहे 7 लाख, वो ये दिखाना चाहते हैं कि जब अर्निंग चेंज नहीं हो रही है और यहाँ पर अगर डेप्ट का एक में हमने यूज ही नहीं किया, बोरोड कैपिटल, एक कंडीशन में हम यूज कर रहे हैं थोड़ा सा, और थर्ड कंडीशन में चलते हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या बताती है कि 50 lakhs में से 30 लाख हम इक्विटी से ला रहे हैं, मतलब कि और कम ला रहे हैं, और डेप्ट हमने बढ़ा दिया है, 20 लाख कर दिया है। अगेन इंटरेस्ट सेम है, टैक्स रेट वही है, जो टैक्स रेट यानी कि कंपनी के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स, उसकी बात कर रहे हैं। देन ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो कंपनी डे टू डे एक्टिविटीज करती है, ऑपरेट होता है बिजनेस, तो उससे होने वाला प्रॉफिट, बाय सेल करेगी तो ये चीजों से जो भी करते हैं परचेस वगैरह, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो है उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला प्रॉफिट। ओके, ये अभी भी सेम है, बट यहाँ पे और ज्यादा डेप्ट इंक्लूड किया गया है। तो क्या डेप्ट इंक्लूड करने से ना कंपनी को फायदा मिलता है, किस में फायदा मिलता है, शेयर होल्डर को फायदा मिलता है, उसका वेल्थ मैक्सिमाइज होता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। अब उसको सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मेट सीखना पड़ेगा जो यहाँ पर है। ओके, नाउ सबसे पहले हम टॉप पे क्या लिखते हैं, ईबीआईटी। ईबीआईटी में से हम पहले क्या लेस कर देंगे, इंटरेस्ट। ओके, सो इंटरेस्ट जब अपन माइनस करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाता है, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो माइनस किया हुआ है वो सिर्फ अभी इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस किया है। ईबीआईटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। तो सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे यहाँ पे, इंटरेस्ट माइनस करोगे, ठीक है। तो बचता क्या है, ईबीटी बचता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट पे कर दिया तो आई हट गया, ठीक है। टी बचा हुआ है, टैक्स पे कर देंगे अब। तो टैक्स हटा दिया हमने, टैक्स पे करने के बाद क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स था ये, अब हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स पे कर दिया। अब ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर दिया हुआ होगा नीचे यस ईयर, तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है, मतलब टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स को यहाँ पर जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, मतलब कि जो पूरा जो पैसा बचा है ना अर्निंग का टैक्स पे करने के बाद, वो बढ़ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में देखते हैं कि क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं सिचुएशन क्या है। ईबीआईटी तो एक जैसा है, 7 लाख 7 लाख 7 लाख, ठीक है। सिचुएशन टू में क्या दिखा रहा है यहाँ पर, तो
इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि भाई कोई डेप्ट ही नहीं था सिचुएशन, फर्स्ट में तो कोई कर्जा ही नहीं लिया था। सेकंड में थोड़ा सा कर्जा लिया गया था, तो 10% ऑफ 10 लाख, तो 1 लाख रुपए माइनस करेंगे यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस की यहाँ पर कितना था, थोड़ा ज्यादा था डेप्ट, तो -2 लाख यहाँ पर माइनस हुआ। तो यहाँ पर जो फिगर बनता है ये 5 लाख होता है, मतलब 7 - 2 लाख, ये कितना बचता है, 6 लाख बचता है, क्योंकि 7 - 1 लाख 6 लाख, और यहाँ पर 7 लाख, क्योंकि यहाँ तो कुछ डेप्ट था ही नहीं, तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ। अब क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हो कि अर्निंग बिफोर टैक्स, ये जो 5 लाख अमाउंट दिख रहा है, मतलब जहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हटा देते हैं पहले, यस। जो जो 5 लाख है, तो ये जो अमाउंट है ये बहुत कम हो गया, मतलब कि अर्निंग जो हमने इंटरेस्ट भरा है, तो ये जो इंटरेस्ट काफी ज्यादा भरा है ना, तो माइनस होके आपकी अर्निंग में से अब टैक्स अप्लाई हो रहा है। मतलब कि टैक्स कब अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जब आपने यहाँ पर बेसिकली जो इंटरेस्ट था उसको माइनस किया पहले, तो अब जो टैक्स लगेगा वो 5 लाख पे लगेगा, सिर्फ 5 लाख पे। यहाँ पे कितने पे लग रहा है टैक्स, इट विल बी अप्लीकेबल ऑन 6 लाख, और यहाँ पर तो पूरा 7 पे लगेगा। तो टैक्स सबसे ज्यादा किधर देना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा, 2,10,000, फिर उससे कम यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे कम देना पड़ेगा, -150 लाख। अब इसको निकालने के बाद कितना आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद 490, 420, और यहाँ पे 3,50,000। मतलब कि ये जो दिख रहा है अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहाँ पर काफी कम हो गया इस जगह पे। अब जब डिवाइड करेंगे, बेसिकली डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो सिचुएशन थी, यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन में क्या थी, सिर्फ इक्विटी शेयर से इशू हुए थे। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पर उससे कम है, और यहाँ पर और कम हो रहे हैं। मतलब कि ये जो बड़ा सा ही मान लो कि केक है, तो यहाँ पर तो ये बहुत सारे खड़े हुए सिचुएशन वन में केक को खाने के लिए। तो ये जो प्रॉफिट आया है यहाँ पर, ये जो प्रॉफिट आया है वो बहुत सारे लोगों में बटेगा, राइट। ये जो 490 का अर्निंग आफ्टर टैक्स है, वो 5 लाख शेयर होल्डर में बट रहा है। मतलब कि केक का हिस्सा सब इतने सारे खाएंगे तो केक थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, ये समझ लो, ठीक है। केक क्या है यहाँ पे, अर्निंग आफ्टर टैक्स है। अब यहाँ पर देखते हैं, 4,20,000 है, ठीक है, 4,20,000, और 4,20,000 जो है, अब ये जो पैसा है ये कितनों में बटेगा, 4 लाख में। तो यहाँ पर उनको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऐसा है कि केक जो है वो थोड़े कम लोग खा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे 5 लाख थे जिनमें बटा केक, अब 4 लाख में बट रहा है केक, तो इनको ज्यादा फायदा हो रहा है, अर्निंग प्रेशर बढ़ गया। और यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या हुआ, जो थर्ड सिचुएशन है, वहां शेयर होल्डर और कम है, मतलब केक सिर्फ 3 लाख रुपए, 3 लाख लोगों में बटा है। तो यहाँ पर क्या है, 3,50,000, तो 3,50,000 इन लोगों में बटा, तो इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर 1.16 अर्निंग पर शेयर सबसे हाई है। तो यही हमको करना रहता है। तो इंक्लूड अगर डेप्ट हम ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.16, मतलब कि बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये दिखता है कि जो पैसा मिलता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में, जब अर्निंग डिवाइड होती है तो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब यहीं पर सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा डेप्ट को इंक्लूड करना चाहिए। अगर और डेप्ट को इंक्लूड करोगे और अर्निंग मेंटेन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम कहाँ जाती है, प्रॉब्लम बस वहां आती है व्हेन, जब हम ये जो अर्निंग है ये गिर जाए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तब ये सिचुएशन थर्ड जो है वो बहुत रिस्की हो जाएगी। तो उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक डेप्ट का फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आ जाता है, ये इंटरेस्ट का भरना ही पड़ेगा। तो अगर अर्निंग गिरती है तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, अदरवाइज नॉट। नाउ अब ये पूरी बात यहाँ पे जो मैंने बताई वही एक्सप्लेन, इफ यू कंपेयर द अबाउ टेबल वी कैन एक्सप्लेन द थर्ड सिचुएशन ऑफ शेयर होल्डर्स वगैरह, जो मैंने बताया था वही चीज यहाँ पर है। तो आई थिंक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको पूरे को करने की ज़रूरत नहीं है, और बस ये समझ लीजिए कि जो रेट ऑफ रिटर्न जो रहता है बेसिकली, वो आपको ज़्यादा कमाना है, इसको मतलब ज़्यादा कमा के आपको देना है, तभी आप इसको मैनेज कर सकते हो। क्योंकि जितना कमाओगे ना, जितना आपका ईबीआईटी हाई रहेगा, उतना ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आराम से, डेप्ट का इंटरेस्ट भर पाएंगे। अगर नहीं भर पाओगे इंटरेस्ट तो कंपनी बंद हो जाएगी, द थिंग इज दैट, ठीक है। तो हमेशा रेट ऑफ ये जो आरओआई लिखा है यहाँ पे, तो उसको कंफ्यूज मत करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 10%, तो आपको कमाना ज्यादा पड़ेगा ना 14%, तभी तो चुकाओगे। द सिंपल थिंग इज दैट। नाउ इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इक्विटी होल्डर लॉस बाय इंक्लूडिंग मोर डेप्ट। अब वही बात कर रहे हैं कि अगर कम कमाओगे तो आपकी कंपनी पे ताला लग जाएगा, बंद हो जाएगी, ठीक है। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द सेम सिचुएशन दे आर अगेंस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, सो नो नीड टू डू दिस।
इसके जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन है। बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं उसको फिर भी एक बार कि क्या गिवन है, ताकि आपको उसको समझ में आ जाए, बिकॉज देर इज सो मच इन दिस चैप्टर। सो टोटल कैपिटल 50 लाख है। अब इक्विटी कैपिटल कितना है? 50 लाख, यानी कि पूरे के पूरे इक्विटी शेयर इशू कर दिए। डेप्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नहीं इंक्लूड किया है। 30% इन टैक्स रेट है, टैक्स आपको 30% देना है इनकम के ऊपर। इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 10% इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में डेप्ट कितना नील है, तो मतलब कुछ देना नहीं है यहाँ पर। ओके, नाउ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 3 लाख को आप कैलकुलेट कर रहे हो बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न, तो 3 लाख हम जो टोटल 50 लाख है, ये जो 50 लाख है, तो उस पर कितना कमा के दे रहे हो? 3 लाख कमा के दे रहे हो, तो 6% जो चीज है ये रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट बनता है, आरओआई बनता है। नाउ इन द सेकंड सिचुएशन अगेन, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सेम आ रहा है एवरी टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, sorry, rate of investment. Now this thing is again 6% here, and here you can see that it is 50 lakhs. Again equity capital 40 30, मतलब सेम सिचुएशंस को उसने क्या कर दिया है, इसके थ्रू बता रहे हैं कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 3 लाख हो गई है। इसके पहले कितनी देखी थी हमने? इट वॉज अगेन 3 लाख, एंड हियर ऑल्सो इट वॉज 3 लाख। तो अर्निंग अगर गिर जाती है, मतलब अगर सीधा सीधा देखें भूल जाए, तो सिचुएशन वन में 3 लाख 3 लाख 3 लाख हो गई है, तो बेसिकली इम्पैक्ट कहाँ आएगा? बेसिकली इम्पैक्ट यहाँ पर आता है। अगर अर्निंग गिर जाती है, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ईबीआईटी पे ही सब डिपेंड करता है, डेप्ट यूज करो, बट ईबीआईटी यानी अर्निंग, आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, अच्छी सेल्स करनी पड़ेगी, प्रॉफिट लाना पड़ेगा कंपनी में, देन ओनली यू कैन मैनेज दिस थिंग्स। नाउ यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, जो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हियर अर्निंग पर शेयर देखिए, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कितनी बुरी तरह से गिरा हुआ है यहाँ पर। जो हमने देखा था लास्ट में, जब अच्छा ईबीआईटी था 7 लाख था, तो हमने बहुत मैनेज मैनेज किया। अब 3 लाख हो गया, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आई है? जहाँ पर जब से ज्यादा कमा रहे थे ना, वही प्रॉब्लम्स आई, ये देखो। और ये बच गए, क्यों बच गए? 0.42 यहाँ पे बचे हुए, यहाँ पर ईपीएस ज्यादा है, क्यों? क्योंकि डेप्ट नहीं है यहाँ पर, कर्जे का पैसा नहीं है यहाँ पर, कम है। तो दैट शोज कम है, मतलब है ही नहीं यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन में। तो ये बता रहे कि जब गिर जाएगी ना, तो प्रॉब्लम में आ जाओगे इन इजीली, और ये एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बता रखा है। ओके, और ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली? क्योंकि जब अर्निंग गिर जाती है, तो आप जो पैसा पे करना है वो कर नहीं पाते हो, तक जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको करना चाहिए वो तक हो नहीं पाता है। तो अगर आप 10% आपको भरना है, कमा रहे हो सिर्फ 6%, तो मैनेज नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ओके, बट फर्स्ट केस में जो आपको इंटरेस्ट देना ही नहीं था, तो वहाँ पे आराम से मैनेज हो जाता है, कम कमाओगे तब भी चल जाएगा। ओके, नाउ फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है कि कैसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर रखें, डेप्ट रखें कि इक्विटी रखें। तो फर्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। द डिसीजन रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू जनरेट इनफ कैश फ्लो। सो companies under legal obligation to pay the fixed rate of interest to the debenture holder and dividend to preferential shares and principal interest amount for the loan. Sometimes the company makes sufficient profit, but it's not able to generate enough cash flows for making the payments. अब कंपनी की अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, तो जब कंपनी इनफ कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती, बेसिकली ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी को फिर ज़्यादा डेब्ट कैपिटल नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर कैश फ्लो की पोजीशन अच्छी है, देखिए कि यहाँ पर अगर ये हाईलाइटेड लाइन पढ़ने हम, अ कंपनी एम्प्लॉयज मोर डेब्ट सिक्योरिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, द कंपनी श्योर ऑफ जनरेटिंग इनफ कैश फ्लो। अगर कंपनी इनफ कैश फ्लोज ला सकती है, मतलब सेल कर सकती है, आराम से पैसा आ जाएगा, प्रोडक्ट सेल होगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम इज देयर ना। फिर आराम से लोन ले सकते हो, डिबेंचर इशू करो, आराम से आप डेब्ट सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट है उसको पे कर सकते हो। बट अगर शॉर्टेज ऑफ कैश है, जब आपके पास में प्रॉब्लम है पैसे की, इतना अप एंड डाउन चल रहा है, तो कभी आपके गुड्स बिक रहे हैं, समटाइम यू आर नॉट एबल टू सेल योर गुड्स, देन इन दैट केस व्हाट हैपन कि आपको यहाँ पर जो भी कैश फ्लो अच्छा नहीं है पोजीशन का, अप एंड डाउन चल रही प्रॉफिट की पोजीशन, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? डेट कैपिटल कम ही रखना चाहिए कंपनी में, मतलब कर्जे का पैसा, बोरोड कैपिटल कम रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट को कवर करना मतलब कितना हम अर्निंग करें। ईबीआईटी क्या होती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एज आई टोल्ड यू। तो इतनी अर्निंग करें कि इंटरेस्ट
हम कमा पाए, मतलब इंटरेस्ट जितना हमको चुकाना है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा ईबीआईटी 100 है और यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमको पे करना है वो कितना है, 10 है। तो अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10:1 का आ जाता है। मतलब कि हमारा जो ईबीआईटी है, मतलब कि मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ तो मैं इंटरेस्ट का 1 रुपया आराम से भर सकता हूँ। इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जो एक रेशियो ये दिखाता है दैट हाई हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शो क्या करता है कि जब आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होता है, जैसे कि यहाँ पे 10:1 है, हाई है, तो इसमें हमें आराम से कवर कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर उल्टा होता कि इंटरेस्ट मेरा 100 होता और मेरा जो ईबीआईटी वो सिर्फ 10 होता, तो यहाँ पे 1:10 हो जाता। मतलब मेरे पास ईबीआईटी सिर्फ 1 रुपए है और मेरे पास इंटरेस्ट को चुका 1 रुपए से मैं 10 रुपए का इंटरेस्ट कैसे चुकाऊंगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पर अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है तो आप ज़्यादा डेब्ट कैपिटल रख सकते हो, अगर वो लो है तो कम डेब्ट कैपिटल रख सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस का मतलब क्या होता है कि जितना भी टोटल डेब्ट है कंपनी के ऊपर उसकी फुल पेमेंट करना। तो डेब्ट कहाँ लिखा है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो यहाँ है। तो बेसिकली फिक्स्ड ऑब्लिगेशन वाली सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी आपको। डेब्ट का मतलब ये नहीं सिर्फ कर्जे का पैसा, जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बनती है। जैसे कि यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिविडेंड लिखा है, तो प्रेफरेंशियल शेयर्स होल्डर्स भी रहते हैं कंपनी में, उनको वो रहता है, इक्विटी शेयर का ही पार्ट रहता है, बट वहां पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है। कैसा रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब कि जब आप फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दोगे हर साल, तो मतलब उनको भी ऐसा है कि प्रॉफिट जो हो रहा है तो बेसिकली आपको देना तो पड़ेगा इसे, लॉस हो रहा है तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक तरह से जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है उनको प्रेफरेंस दे रखा है इक्विटी शेयर के ऊपर कि आपको हम फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देंगे। इक्विटी शेयर जैसा नहीं कि दिया नहीं दिया ऐसा चल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पर उसका एक फिक्स्ड डिविडेंड बनता है। ओके। नाउ तो यहाँ पर ये जो टोटल ऑब्लिगेशन बन रहे हैं, प्रेफरेंशियल डिविडेंड, इंटरेस्ट रेट बेसिकली जो भी है डिबेंचर्स पे या फिर लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट बनता है तो वो भी पे करना पड़ेगा। फिर और कोई से रिपेमेंट ऑब्लिगेशन है जो आपको करने ही है ऐसे, तो उनको पूरे को पेमेंट करने के लिए जो पूरी डेब्ट सर्विसिंग मतलब थ्रू आउट जितना भी पेमेंट है अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल अमाउंट हमको पूरा पे करना है। तो उसके लिए आपके पास में क्या है, एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो आपने अभी फॉर्मेट में देखा था। डेप्रिसिएशन यहाँ पर इसलिए ऐड कर रहे हैं बेसिकली क्योंकि डेप्रिसिएशन ऐसा चार्ज है जो कि हम एक्चुअली पेमेंट नहीं करते बट ये पैसा हम साइड में रख देते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो बेसिकली हम इसको इस पैसे से, डेप्रिसिएशन के पैसे से हम इसको पे कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट। नाउ दिस इंटरेस्ट, so whatever the obligations are there, okay, wait now। तो इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है हमको, जो भी मतलब इंटरेस्ट हमने, क्योंकि अभी हमने EBITDA की बात कर रहे हैं, बेसिकली जो पूरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जो पूरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट EBITDA। क्योंकि इतना सब लिखने के बजाय हम अगर EBITDA ही लिखते हैं, EBITDA यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब ये जो भी एक्सेस जो पैसा अमोर्टाइजेशन वगैरह का रहता है, डेप्रिसिएशन का रहता है, ये हम खर्च तो कर नहीं रहे, पैसा तो कंपनी के पास पड़ा हुआ तो उसको पेमेंट तो कर ही सकते हैं हम डेप्ट का। प्लस ईबीआईटी, ये जो चीज़ है ईबीआईटी, ये जो आगे का यहाँ दिख रहा है ना पूरा, ये ईबीआईटी ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो सब अलग कर दिया इन्होंने यहाँ पे, उसकी जगह ईबीआईटी भी लिखते तो भी चलता। तो ईबीआईटी का पूरा पैसा प्लस डेप्रिसिएशन, ये पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन जितना भी आपके पास पैसा है जिससे आप पे कर सकते हो, तो वो पावर दिखाता है आपकी कंपनी की कि आप टोटल आपके ऑब्लिगेशन जो आपके डेप्ट ऑब्लिगेशन आप उसको पे कर सकते हो इन सब चीज़ों से, ईबिटा से। तो आपकी ताकत दिखाता है। तो अगर ये हाई आता है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो हाई आता है, जैसे हमने देखा था इसके पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, तो हम आराम से हमारा पूरा कर्जा चुका सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ये डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो हाई है, हम उतना आसानी से पे कर सकते हैं सारे डेब्ट ऑब्लिगेशन को, तो हम ज़्यादा डेब्ट रख सकते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर हमारा ये बहुत पुअर होता, ये बहुत लो होता डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, तो हम क्या करते, हम कम डेब्ट रखते हैं कंपनी के अंदर, कम कर्जे का पैसा रखते हैं। ठीक है। नाउ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जब हम पैसा इन्वेस्ट करें कंपनी में तो उसमें कितना कमाते हैं वो भी फैक्टर रहता है कि आप अगर 10% पे लोन उठा रहे हो तो आप 20% कमा रहे हो क्या। अगर कमा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, यू कैन गो फॉर द लोन। अगर नहीं कमा रहे हो तो फिर यू कैन नॉट गो फॉर दैट लोन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन कंपनी मस्ट प्रीफर डेब्ट
जाहिर सी बात है 10% पे बैंक ने लोन दिया है, आप 20-30% कमा सकते हो, उस पर ज़्यादा कमा सकते हो, तो रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आराम से डेप्ट को पे कर सकते हो। बट अगर पुअर है, हम 10% पे लोन ले रहे हैं, 5% भी नहीं कमा रहे, तो फिर इस तरह की कंडीशन, या फिर हम फ्लक्चुएशन के साथ में कमा रहे, कभी 5%, कभी 15%, कभी 20%, तो योर अर्निंग हियर, तो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा है, मतलब जो पैसा आ रहा है वो बहुत कम ज़्यादा हो रहा है, तो इस केस में एक रिस्क बनती है। समटाइम यू आर अर्निंग, समटाइम यू आर नॉट अर्निंग, तो दिस क्रिएट अ काइंड ऑफ रिस्क। तो हम कम डेप्ट कैपिटल रखेंगे अगर ऐसी सिचुएशन है तो। सो अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, ज़्यादा ही रहता है, हमको पता है कि इतना तो हम कमा ही लेते हैं 20-30%, और 10% पे अगर लोन मिल रहा है, तो वाई नॉट इंक्लूडिंग डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होता है, द फर्म कैन अरेंज बोरोड फंड एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इट विल प्रीफर मोर डेप्ट एज कम्पेयर टू इक्विटी। अगर आपको सस्ता लोन मिल रहा है मार्केट में, तो आप कर सकते हो, डेप्ट को इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर बहुत महंगे में लोन मिल रहा है तो नहीं करेंगे। देन टैक्स रेट। अब टैक्स रेट क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, सी नाउ दिस टैक्स रेट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सी हाई टैक्स रेट क्या करता है, डेब्ट को सस्ता कर देता है। इंटरेस्ट पेड टू द डेब्ट सिक्योरिटी होल्डर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग द टैक्स। जब टैक्स कैलकुलेट होने वाला रहता है, उससे पहले हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। जबकि कंपनीज के पास में अगर डेब्ट नहीं हो, तो अगर वेर इज कंपनी हैव टू पे टैक्स ऑन द डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर। अगर कंपनी के स्ट्रक्चर में डेब्ट नहीं है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर पे, तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा डिविडेंड। तो बेसिकली जब ये डिविडेंड पे होगा शेयर होल्डर्स को, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बेसिकली हमने कुछ भी यहाँ पर डेप्ट नहीं ले रखा है। इन दैट केस वी विल बी डायरेक्टली ऑल द टैक्सेस विल बी अप्लाइड ऑन द टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम अर्निंग आफ्टर टैक्स हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर कोई डेप्ट तो था नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके जो पुराना स्ट्रक्चर था, उसको उससे समझते हैं। सी इन दिस स्ट्रक्चर, जब यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या था कि यहाँ पर जो टैक्सेस थे, यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, नॉट दिस वन, इससे पहले वाला जो था उस पर चलते हैं। बिफोर दैट वन वेयर वाज इट, यस हियर। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में कुछ भी डेप्ट नहीं था, तो इंटरेस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इट वाज जीरो। तो यहाँ पर जब भी टैक्स चार्ज हुआ, तो पूरा 7 लाख पे चार्ज हुआ। बट हियर इन दिस केस डेप्ट था, तो वहाँ पर क्या हुआ, ये जो इंटरेस्ट माइनस होता है और फिर ये चार्ज होता है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा फ़ायदा मिलता है। बेसिकली हम यहाँ पर जो अर्निंग है, उस पर कम अर्निंग पे हमको टैक्स पे करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर इक्विटी होता तो ज़्यादा देना पड़ता। तो अगर टैक्स ज़्यादा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर टैक्स का ज़्यादा कैलकुलेशन चल रहा है, तो इससे हम क्या ये देख सकते हैं कि बेसिकली अगर टैक्स रेट ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे डेब्ट कैपिटल को इंक्लूड करने का। और अगर टैक्स रेट देखा जाए कि कम है, तो बेसिकली अगर कम है तो हम लोग कम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली फ़ायदा वही अर्निंग पर शेयर पे ही जाके दिखता है उसका। नाउ लेट अस कम बैक टू दिस फैक्टर्स अगेन। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, टैक्स रेट वी डन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, अनदर फैक्टर विच हेल्प द डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब इक्विटी शेयर इशू करते हैं, तो उस पर कितना खर्चा आता है, कॉस्ट कितना आता है। सो ओनर ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन दर इन्वेस्टमेंट, दैट इज अर्निंग पर शेयर। एज फार एज द डेब्ट इज इंक्रीजिंग, earning per share, then we can include it in the capital structure. But when EPS start decreasing with inclusion of the debt, then we must depend upon the equity share capital only. So cost of equity is also there। मतलब कि अगर यहाँ पर देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है डेब्ट को इंक्लूड करने की वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो अच्छा है। बट अगर अर्निंग पर शेयर हमारा डिक्लाइन करता है, तो अगर हम डेप्ट इंक्लूड कर रखा है और अर्निंग पर शेयर हमारा गिर रहा है उसकी वजह से, सो हमको क्या करना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल ही रखना चाहिए। सो दिस इज अनदर फैक्टर विच इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर, जिसको हमको देखना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल। सो दिस इज अ वेरी क्रूशल मैटर, सिंपली बिकॉज यहाँ पर जो भी हमारे जो शेयर होल्डर रहते हैं, देखो शेयर होल्डर को क्या चाहिए, उसको भी डिविडेंड्स चाहिए, उसको भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट चाहिए। तो वो खुद भी शेयर होल्डर भी देखते हैं बैलेंस शीट को, तो वो जब देखते हैं कि अर्निंग ज़्यादा है, तो वो तो खूब खुश होकर बोलेंगे नहीं आपको तो और डेप्ट लेना चाहिए और कर्जा लो, उसको कंपनी को चलाओ, ताकि आप और अच्छे से
प्रॉफिट कर पाओ और हमको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करके दो। बट यही चीज़ें वो देखते हैं कि इनकी अर्निंग गिर रही है, तो बेसिकली उनका जो जो रिटर्न जो भी उनको डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं, तो वो जो चीज़ है उनको एक्सपेक्टेशन जो रहते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को एक ही चीज़ रहती है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न चाहते हैं। बट अगर अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, तो ऐसी केस में बेसिकली हमको डेप्ट इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो अवॉइड द ऑल दिस डेप्ट कैपिटल, और हमको इक्विटी को इंक्लूड करके रखना चाहिए, इक्विटी शेयर्स को। नाउ फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जो हम मार्केट में शेयर लेकर आते हैं, डिबेंचर लेके आते हैं, तो फ्लोटेशन मतलब पब्लिक में सेल करना है सिक्योरिटीज को, तो इसमें कॉस्ट आती है, खर्चा आता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या रहती है? issue of the shares and debentures issue requires more formality as well as more flotation cost, whereas there is less cost involved in raising कैपिटल बाय लोन्स और एडवांसेस। तो यहाँ पर जो आप डिबेंचर इशू करते हो, शेयर इशू करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है और आपकी कंपनी नहीं कर सकती, तो बेहतर होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम रेज करें लोन बाय बैंक्स, इससे कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। नाउ हियर यहाँ पे क्या लिखा है? फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ शेयर इन डिबेंचर। यही मैंने कहा था कि जब आप पब्लिक में बेचोगे शेयर्स को, डिबेंचर्स को, तो उसमें खर्चा आएगा। किनको अपॉइंट करना पड़ता है? अंडर राइटर्स को, ब्रोकर को, ये सब पैसा मांगते हैं, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अंडर राइटिंग, स्टेटरी फीस एक्सेट्रा। तो इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह उसमें लगती है, तो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास भी इतना पैसा है कि नहीं। अगर पैसा नहीं है तो इस तरह का हम नहीं कर सकते, शेयर इशू नहीं कर सकते, बेसिकली हमको लोन ले लेना चाहिए, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। नाउ रिस्क कंसिडरेशन। सो रिस्क क्या होती है? फाइनेंशियल रिस्क refers to the position when the company is unable to meet its fixed financial charges such as interest, preferential dividend payment to the creditors. If the firm risk is low, then it can raise more capital by issue of debt securities, whereas at the time of high business risk it should depend upon equity. तो रिस्क कंसिडरेशन भी रहते हैं। अगर कंपनी में जो आपने डेप्ट इंक्लूड कर रखा है और आप इतना अर्निंग नहीं करके दे सकते हो, तो वो जो चीज़ एक रिस्क अट्रैक्ट करेगा हमेशा डेप्ट कैपिटल। सो रिस्क अगर आप चाहते हो, आप ऐसा सोचते हो कि मैं अपनी कंपनी को ज़्यादा रिस्की नहीं बनाना चाहता, आप जो ऐसे शेयर होल्डर्स वगैरह जो भी प्रमोटर्स रहते हो, अगर सोचते हैं नहीं मेरी कंपनी पे रिस्क नहीं चाहिए, ज़्यादा मुझे डेप्ट नहीं इंक्लूड करना है, तो इन दैट केस व्हाट दे विल डू, क्या करेंगे वो लोग? दे विल ट्राई टू इंक्लूड ओनली इक्विटी शेयर। तो जब भी वो पैसा अरेंज करेंगे तो हमेशा शेयर इशू करके पैसा अरेंज कर रहे हैं, तो इस तरह से मनी अरेंज करके उनको बेनिफिट मिलता है। तो वो इस तरह से मनी को रेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रिस्क नहीं चाहते। और जो रिस्की लोग रहते हैं, जो कि रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हम डेप्ट ज़्यादा यूज़ करें कंपनी के अंदर। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी कंसिडरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एक्सेस ऑफ डेप्ट में रिस्ट्रिक्ट द फर्म कैपेसिटी टू बोरो फर्दर। ओके, तो अगर डेप्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी फर्म और ज़्यादा डेप्ट जो है वो फर्दर बोरो नहीं करना चाहेगी। तो टू मेंटेन दिस फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन सम बोरिंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो मतलब ऐसा करना चाहिए, आगे की गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर सिर्फ डेप्ट ही डेप्ट इंक्लूड करेंगे कि हमको कर्जा लेकर ही बिजनेस करना है, तो दैट इज़ नॉट राइट। थोड़ा इक्विटी भी इशू करना चाहिए ताकि फ्यूचर में गुंजाइश रहे कि हम डेप्ट और इशू कर पाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेप्ट डेप्ट करके हमने ऐसा कर दिया कि कर्जे से ही कंपनी चल रही है और फिर हम सोचे कि और कर लें क्या कर्जा, तो हम कर नहीं पा रहे क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के ऊपर बोरोड कैपिटल बहुत सारा है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। देन कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होते हैं कि देखो, इफ एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर वांट टू गेट कंप्लीट कंट्रोल, देन दे शुड प्रेफर डेप्ट। ओके, देन लोन ऑफ द स्मॉल अमाउंट एक्सेट्रा। मतलब ये ऐसी सिचुएशन जब कंपनी को मान लो सिर्फ इक्विटी शेयर से इशू कर रखे थे उसने, ठीक है, डेप्ट नहीं था। अब वहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली जब लोग चाहते हैं कि अभी जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर ही थे, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो उन्हीं को मिल रहा है, शेयर होल्डर को। बट क्या होता है अगर और शेयर्स इशू करने पड़ जाए इन फ्यूचर, कि मुझे कंपनी को और पैसा चाहिए एंड आई वांट टू इशू मोर शेयर्स इन द मार्केट, तो होगा क्या, और शेयर आएंगे मार्केट में, लोग खरीदेंगे तो और ज़्यादा शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बात तो वही हो गई कि एक केक है उसको बहुत सारे लोग खा रहे हैं, तो छोटा छोटा हिस्सा आएगा। तो यहाँ पर जो कंट्रोल रहता है, जो पावर रहती है, वो एक शेयर होल्डर जब बढ़ जाते हैं ढेर सारे, तो कंट्रोल डिवाइड हो जाता है कंपनी को और ज़्यादा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, तो आप शेयर इश्यू करने के बजाय क्या करोगे, यू विल ट्राई टू कम विथ
डेप्ट, हम लोन लेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, कम से कम हमारा इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होगा। इक्विटी डाइल्यूशन तब होता है जब बेसिकली हम ज़रूरत से ज़्यादा शेयर इशू कर देते हैं, तो वो जो केक वाली बात है, जो ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो सब छोटा छोटा डिविडेंड या प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा उनको। तो दैट्स वाई ये कंट्रोल कंसिडरेशन वो लोग थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि कम लोग इक्विटी में ही बटे, ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर नहीं चाहते। ओके, नाउ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है? रेगुलेटरी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इशू शेयर एंड डिबेंचर्स हैव टू बी डन विद द सेबी गाइडलाइन, सबको सेबी के मुताबिक करना पड़ता है। सेबी क्या होता है? एक रेगुलेटरी बॉडी जो कि ध्यान रखती है जब भी आप इशू करते हो शेयर डिबेंचर, तो सही आप बता रहे हो कि नहीं लोगों को, क्योंकि आप एक तरह से पब्लिसिटी करोगे अपनी कंपनी की बाय द इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि मैं ऐसा शेयर लेके आ रहा हूँ, मेरी कंपनी ऐसी है वैसी है, हमारे पास इतने एसेट्स हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोस्पेक्टस को बनाया जाता है कि लोग परचेस करें। बट अगर बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होंगी तो वहाँ पर फिर उस टाइम नहीं करना चाहिए कंपनी को। तो कंपनी हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ द पॉलिसीज। Now SEBI guidelines are easy, then the company may prefer issue of securities for additional capital। अगर SEBI की गाइडलाइंस जो चल रही है वो कैसी है? बहुत ही इजी चल रही है, मतलब आसानी से कर सकते हो आप, शेयर इशू कर सकते हो। तो फिर आप क्या कर सकते हो? सिक्योरिटी इशू करना चाहिए फॉर एडिशनल कैपिटल, जब भी एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत हो कंपनी में। अदरवाइज क्या करेंगे? इफ मॉनेटरी पॉलिसीज आर मोर फ्लेक्सिबल, मतलब जो आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो उसकी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो आपको डेप्ट लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए बैंक से, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई बनाता है। तो अगर वो ज़्यादा लिबरल है तो डेप्ट लो। अगर इक्विटी मार्केट की कंडीशन ज़्यादा अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो? आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। तो रेगुलेटरी मतलब सेबी आपको परमिशन आसानी से दे देता है। तो ना स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट होता है शेयर बाजार। तो शेयर बाजार में अगर स्टॉक मार्केट से एनएससी बीएससी पे लोग शेयर ज़्यादा खरीद रहे हैं तो शेयर के थ्रू पैसा जुटाना अरेंज करना है, मतलब कि शेयर इशू करो पब्लिक में, वो लोग खरीदेंगे, कंपनी का पैसा आ जाएगा। इस तरह से हमको स्टॉक मार्केट की कंडीशन को देखना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट में कंडीशन ऐसी है कि लोग खरीदना नहीं चाहते शेयर को, रिस्की हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो पीपल्स आर नॉट गोइंग टू शो एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन परचेसिंग द शेयर। तो ऐसे टाइम में अगर आप शेयर लेके आओगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा, ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, पैसा अरेंज नहीं हो पाएगा। तो उस वक्त आप क्या करोगे? यू विल गो फॉर डेप्ट, आप कर्जे का पैसा है लोन लेने की कोशिश करोगे स्टॉक मार्केट कंडीशन में। देन capital structure of the other companies. Now some companies frame their capital structure according to the industrial norm, but proper care must be taken, as blindly following the industrial norms may lead to financial risk. If the firm cannot afford high risk, then it should not raise its debt capital only because of the firm are raising। जब सारी कंपनियां रेज कर रही है डेप्ट के थ्रू या डेप्ट लोन ले रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी डेप्ट ले लो। तो दूसरी कंपनियों को कैपिटल स्ट्रक्चर को कॉपी नहीं करना चाहिए, अपने को खुद की कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या अच्छा रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए शेयर होल्डर्स के, वो चीज़ हमको स्टेप लेनी है। तो नो नीड टू कॉपी द कैपिटल स्ट्रक्चर की रिलायंस इंडिया लिमिटेड कर रही है, डेप्ट ले रही, तो हम भी करेंगे। मे बी आपकी कंपनी कुछ अलग है और वो इतना ज़्यादा जैसा वो कमा रहे हैं वैसा नहीं कमा पाएगी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को कॉपी करने से कुछ नहीं होता है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर कंपनी। तो उसको खुद को समझना पड़ेगा कि कैसी कैश फ्लो है, क्या करना चाहिए, देन इट कैन बी डन। सो नो नीड टू कॉपी। Now these are the things. Now in the next video we are going to learn about the fixed and the working capital. So that's all for today. This was the part 3. Thank you.